इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये तो मेरे बारे में तो आप जानते होंगे, है ना, भूत भविष्य वर्तमान की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, ये एजुकेशन है, कुछ कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये आपको होगा। क्लास के रूल्स जो है उसमें सबसे बेहतरीन रूल मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है। व्हाट इज द रूल जो बच्चे हम देखेंगे कि क्लास में है ना पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए। जब मैं आपके सामने सवाल प्रस्तुत करूं तो आपके पास आंसर्स होने चाहिए, अटेंशन होना चाहिए ना, कुछ आइडिया होना चाहिए कि हाँ ठीक है सर ने कुछ पूछा है तो मेरा पूरा का पूरा ध्यान उस सवाल पे है और मैं क्लास में पार्टिसिपेट करूंगा या करूंगी, ठीक है। उसके अलावा खाओ पियो मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी करो, ऐसे कंफर्टेबल एकदम कोजी कोजी होके भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज करते हो पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बट पढ़ना जरूरी है, दैट इज द एम। उसके अलावा देखो अब स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलता जुलता एक टॉपिक हमने 11th में पढ़ा है जिसका नाम क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है उसका जो फॉर्मूला, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आपस में मिलते जुलते हैं। दोनों फोर्सेस का बिहेवियर भी सेम है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ से वेरी करते हैं। तो इन दोनों को पढ़ने के लिए, इन दोनों को कोरिलेट करने के लिए क्या हम एक बार न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रिवाइज कर लें थोड़ा सा, है ना। यस सर। चलो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है, देखो क्या लिखा है, एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास विद सम फोर्स। एक गिवन मास किसी दूसरे मास एम को एक गिवन फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो दो पॉइंट मासेस है बच्चे। अच्छा ये बताओ क्या मासेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं कि वो रिपेल भी करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? सर रिपेल करते हैं। मास, दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ही करते हैं, रिपेल नहीं करेगा कभी भी। कोई भी मास दूसरे मास को रिपेल करता हुआ देखा ही नहीं है, ऑलवेज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। फॉर्मूला देखो ना बच्चे, m1m2/r²। इसको पूरा फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा, रुको अभी लिखेंगे फिर पूछेंगे। तो दो पॉइंट मासेस थे, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 m2, है ना। एक इसमें m1 बोल दो, एक को m2 बोल दो। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये किसने बोला, न्यूटन ने बोला, है ना। और यही क्या कहलाता है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं, यही बोलता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या बन जाता है ये फॉर्मूला, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पे कैपिटल G क्या है बच्चों, ये बताओ, व्हाट इज दिस कैपिटल G? सर ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू है वो पूरे दुनिया में कांस्टेंट रहेगी, तो ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस पे डिपेंड कर रहा है, m1 पे, m2 पे, और r क्या है, इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दोनों पॉइंट मासेस के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब देखो ये फोर्स का जो फॉर्मूला आया G m1m2/r², इसमें G जो है वो पॉजिटिव वैल्यू रहती है, ठीक है, G इज ऑलवेज पॉजिटिव, कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। अब बताओ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या नेगेटिव वैल्यू हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि जी भी यहाँ पे पॉजिटिव है, मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव मास जैसी कोई चीज होती नहीं है। और इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। और फॉर्मूला क्या आया, कैपिटल G m1m2/r²। तो अब क्या क्या लिखोगे बच्चों, केवल ये फॉर्मूला लिख लो। अब आप नोट्स जो बना रहे हो उसमें ये लिख लो, F इज इक्वल टू G m1m2/r²। और इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे, ये क्वेश्चंस है, क्विक क्वेश्चंस है, जहाँ पे आपको 10 सेकंड्स दिखा मिले। अभी आज के बाद से ये ध्यान रखना, जहाँ पे ये 10 सेकंड दिखा मिले मतलब ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तुरंत आंसर करना है, ठीक है। और तुरंत आंसर कहाँ करोगे बच्चों, कहाँ करोगे,
बताओ पोल में करना है कि वैसे पोल में। चैट बॉक्स में या पोल में? अभी के लिए क्या करते पोल हैं, में। अभी के लिए इसको पोल में कर लेते हैं या फिर चैट बॉक्स में कर लेते हैं अभी के लिए। अब इसके बाद एक प्लेटफॉर्म है क्विजीज नाम का, ठीक है, उस क्विजीज प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ स्टार्ट करूंगा आपको लिंक भेज दूंगा, उस पर क्लिक करके फटाफट आंसर दोगे, सब बच्चों का नाम भी आएगा वहाँ पे जिसने, ठीक है। एक बार रजिस्ट्रेशन में आपको करा दूंगा उस पर। एक अभी के लिए इसको आप चैट बॉक्स में आंसर करोगे फटाफट से जो आपका आंसर है। तो विच लॉ गवर्न्स द अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट विद मास? तो मास का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अभी अभी पढ़ा हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स? कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को इम्पैक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं? क्या मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑल इम्पैक्ट, क्या दो ऑब्जेक्ट्स का मास इफेक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को? यस सर। क्या डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स में Both A and B. करता है? करता है। यस सर। तो क्या Both आंसर हो A. गया फिर? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो उसके बाद बताओ, ये हो गया हमारा रिवीजन टाइप का। अब देखो आज जो पढ़ेंगे उसमें क्या क्या आप कर पाओगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इसका तो इतना कोई है नहीं, हम वैसे आपको बता रहे हैं कि हम ना फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ पाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होता है ये समझ पाएंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है ये समझ लेंगे आज ही क्लास में, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जैसे अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्शन कब होगा, कंजर्वेशन क्या होता है चार्ज का, इन सबको हम समझ लेंगे। फिर बेस्ड अपॉन द फ्लो ऑफ चार्ज वी जनरली कैटेगराइज द मटेरियल्स एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये आप सबसे ही पूछूंगा, सबको पता है क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, ठीक है। चलो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये चार टॉपिक आज कवर कर लेंगे। ये बिफोर एंड है, किससे पहले करने का है? ये कूलम्स लॉ के जस्ट पहले जो हमें पता होना चाहिए वो ये चार टॉपिक्स हैं। फिर हम कल जो है कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। कूलम्स लॉ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा सुनो, देखो अब कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हैं, जब कोई टीचर पढ़ाता है क्लास में तो टीचर को दिखता है ना कि ये हमारी क्लास का अच्छा स्टूडेंट है, ये अच्छा बच्चा है, ये नाकारा बच्चा है, बुरा बच्चा है, होता है ना स्कूल में। कुछ बच्चे चहीते हो जाते हैं टीचर्स के, है ना। तो फिर बाकी सब लोगों को लगता है, बाकी सब बच्चों को लगता है अबे ऐसा इसमें क्या है कि टीचर को अच्छा लगता है। तो वो क्या होता है, वो सीरियसनेस होती है कि जब टीचर ने एक बात बोली कि बच्चों हमारा बेहतरीन तरीका पढ़ने का ये हो सकता है, क्योंकि मुझे अपने अनुभव से पता है ना कि अब आपको देखता रहूंगा पढ़ता रहूंगा। तो जो बच्चे जेन्युइनली जैसे कैमरा ऑन करके बैठे हैं, अब देखना 4-5 दिन बाद ये बच्चे चहीते हो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ना भी शुरू कर देंगे। जिसको ये दिख रहा है ना कि मैं सर को मैं दिखाई दे रहा हूँ या मैं दिखाई दे रही हूँ, तो वो डेडिकेटेडली बैठ के पढ़ेगा, ये जायज बात है। क्योंकि उसको लगेगा कि मैं ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, है ना। ऐसे कैमरा ऑफ है तो आप ये भी कर लोगे, नाक में भी उंगली घुसा दोगे, कुछ भी कर लोगे, कान में घुसा दोगे, कुछ भी करोगे, पानी पी लोगे, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, ऐसे भी चल जाएगा। लेकिन जब कैमरा ऑन करके बैठो है तो उसमें देखो बेसिक प्रायोरिटी क्या है, एक तो अपनी जगह बैठोगे पढ़ने वाली पे, ठीक है, इधर उधर नहीं घूमोगे, पूरे फोकस से देख के पढ़ोगे, हमेशा ये रहेगा कि हाँ यार मैं क्लास के अंदर हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा आपको सीरियस बना देगी। तो फिर आपको देखना इन बच्चों का जो परफॉर्मेंस भी ऊपर होने लगेगा। बाकी जो बैठा है पीछे कि नहीं मुझे तो नहीं जाना, झिझक में बैठे रहो, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली कॉलेज जाओगे तब तो सब झिझक खुल ही जानी है ना। तो क्योंकि कॉलेज कॉलेज होता है, स्कूल स्कूल होता है, तो बेहतर है कि अभी क्यों शर्माना है, अभी भी क्लास में अपना बढ़िया बिंदास पढ़ो यार, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक चार्ज से शुरू करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? 4%। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, जो पहला चैप्टर है वो 4% आता है पेपर में, यानी कि केवल इसके सवाल कर लिए जाएं तो देखो पिछले 3 साल में 92 क्वेश्चंस आए हैं जेई में, पिछले 3 साल में 92 क्वेश्चंस। अब बोलेगे 92 कैसे आ गए सर, इतने सवाल ही नहीं होते, आते क्योंकि जेई के बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं। जैसे 2023 में 34 क्वेश्चंस आए, तो जितने भी शिफ्ट हुए थे पेपर 15-16 बार होता है ना, 10-12 बार कम से कम इतने तो शिफ्ट होते ही है। तो हर एक शिफ्ट में जो है
लगभग 34, मतलब हर एक साल में 34, 26, 32 ऐसे आए। तो आपका इसका एवरेज निकाला जाए तो जब आप पेपर देने जाओगे उस पर्टिकुलर पेपर में 1 से 2 सवाल जरूर मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। 1 से 2 सवाल का मतलब है बच्चों 4 से 8 नंबर का खेल है ना। तो 8 नंबर अगर आपके आ रहे हैं एक चैप्टर से तो आपको बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए, और इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी हाई रख दिया है कि दिस इज हाई प्रायोरिटी चैप्टर। तो जब आप पेपर देने जाओगे तो 2 सवाल मिलेंगे पक्का पक्का, और उसमें से भी किस किस में से मिलेंगे, जो टॉपिक अभी आपको दिखाए थे प्लानर में। कौन कौन से टॉपिक थे वो मैं आज जब व्हाट्सएप मैसेज करूंगा ना उसमें लिख दूंगा, तो आप जब नोट्स बनाओगे तो वहाँ पे लिख लेना कि सर ने ये बोला है कि इस चैप्टर के ये टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट में आपके साथ ये नहीं होगा कि अरे यार अब तो 2 ही महीने बच गए सर, कोई हमें यही बता दो कि अब 2 महीने में क्या कर सकते हैं, है ना। गूगल पे ये सर्च नहीं करोगे कि कैन आई प्रिपेयर फॉर IIT JEE मेंस इन 2 months, तो वो सर ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, और आप उसको लिख लोगे तो आपको ये पता रहेगा कि चलो ये टॉपिक्स है मैंने 5-6 बार रिवाइज कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 दिन में भी रिवीजन कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो चैप्टर आपका हाई प्रायोरिटी हो गया है। इतने सारे सवाल इसके आए हैं, आएंगे, हमेशा पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, ठीक है। जब आप पेपर देने जाओगे तब भी आएगा, 2 सवाल तो आएंगे 8 नंबर इससे अच्छे बढ़िया बन सकते हैं। 3-4 टॉपिक है, उन टॉपिक का नाम ले दूंगा, अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से नोट्स बनाएंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं। चार्ज होता क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखो आज तो हमारी 28 मिनट ज्ञान में चली गई, क्योंकि हमें पता हो गया कि अब क्या करना है आगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे फटाफट। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि चार्ज की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट इज अ मैटर, क्या होता है, हाँ फंडामेंटल। रौनक ने बोला कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी कि मैटर, व्हाट इज अ मैटर, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। तो जैसे मास हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी था कि कोई चीज दिख रही है उसमें कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, ठीक उसी प्रकार से ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसकी? मैटर की। भाई मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, तो जो दिख रहा है ना फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की ये इंट्रिंसिक फंडामेंटल या इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। कौन? क्या? चार्ज। क्या होता है इससे पता कैसे चलेगा? चार्ज से, चार्ज है, ठीक है, समझ आया। जैसे मास का पता कैसे चलता है, ऐसे कुछ तो वजन है इसमें, बाहर है, यू कैन फील द मास, ठीक है। बट चार्ज का कैसे पता चलेगा कि चार्ज प्रेजेंट है? ठीक है, आपने बोला कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो है, बट पता कैसे चलेगा कि है कि नहीं है? अब देखो, चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अ फोर्स ऑफ ऑन अदर चार्ज ऑब्जेक्ट। एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, ठीक है। कौन सा फोर्स लगाएगा? या तो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का। यानी कोई दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं या पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, तो बहुत संभव है कि वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें पता चलेगा ड्यू टू द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। और चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब चार्ज कितने प्रकार का होगा बच्चों, बताओ? चार्ज सबने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा, 10th में पढ़ा, अब भी पढ़ते जा रहे हैं। तो चार्ज जो है स्मॉल q से रिप्रेजेंट करेंगे ऑलवेज। चार्ज इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल q, और ये 2 टाइप का होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का प्रेजेंस तो है, बट इसका कोज क्या होगा? व्हाट इज द कोज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर। अभी देखते हैं, रुको अभी देखते हैं। सबके जो ख्याल घूम रहे हैं सबके क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तुम्हारे विचार इधर उधर फिट हो रखे हैं, कुछ याद है, अब उनको एकदम लाइन से लगा देंगे, ठीक है। तो सब कुछ समझ आएगा कि जिसने बोला लाइट की वजह से हो रहा है, ठीक है, कोई बोलेगा सर फ्रिक्शन की वजह से, ये अभी आएगा, सब आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये बात याद रखने लायक है, इसका कोई समाधान नहीं है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल। तो ये हमें याद रखने लायक चीज है, ये लिख लो बेशक से, अगर किसी को याद नहीं होती है या किसी को नहीं पता, वो लिख लो वहां पे लाइन कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये हम लोगों से अलग प्रकार के हैं। जैसे हम लोग डिफरेंट मेंटेलिटी के लोग होते हैं, वो तो लड़ाई करके रिपेल कर जाते हैं, बट ये देखो बहुत पारिवारिक टाइप का मामला है इनका, कि लड़ाई के बाद भी जो है अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का मामला है। देखो,
बॉय और गर्ल आया तो अट्रैक्शन हो गया, और लड़का लड़का आया तो लड़ाई हो गई, और लड़की लड़की आई तो भी लड़ाई हो गई। तो अब तुम्हें याद रह जाएगा, है ना, लाइक अट्रैक्ट एंड लाइक रिपेल। ठीक है, लड़की लड़की आएगी तो क्या करेगी, चुगली करेगी। ठीक है, और लड़का लड़का आएगा तो क्या करेगा, लड़ाई करेगा। और ये जो आए तो ये फिर बन गया कपल, है ना। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब ना भूलोगे तुम, लिख लिया। यस सर। अब बात करेंगे ओरिजिन ऑफ चार्ज की। ठीक है यार, चार्ज होता है, चार्जिंग वार्जिंग सब समझ आया, पर चार्ज होता ही क्यों है ना। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन नाम की एक चीज होती है, किसमें, एटम में। तो ये एटम का एक मॉडल दिखा बच्चे, इसके अंदर बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होंगे आपके न्यूक्लियस में। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास के जो ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स की बात करते हैं हम, वहां पे क्या पाया जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स देखो न्यूक्लियस से बाहर हैं, दे हैव सम गैप, है ना, थोड़ा गैप है यहाँ पे। तो ये गैप की वजह से ना ये लूजली बाउंड। अब लूजली बाउंड का मतलब ये नहीं कि सच में लूजली होता है, बहुत हाई एनर्जी से बाउंड है, बट इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, तो उनको निकालना संभव नहीं है। तो प्रोटॉन को एटम से निकालना टफ है, और इलेक्ट्रॉन्स को एटम से निकालना इजी है। तो इसीलिए चार्ज जो आपका जनरली होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहरी ऑर्बिटल्स में है, दूर दूर है, तो इनको रिमूव करना इजी है। अब रिमूव किस तरीके से किया जा सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। बस हमें करना क्या है, अगर कुछ किसी भी मेथड से इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के इस एटम से बाहर भगा दिया जाए तो क्या हो गया, सिंगल जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन जो सिंगल बाहर निकला, ये तो कहलाया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसकी याद में तड़पता हुआ एटम क्या कहलाया, पॉजिटिवली चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया वो तो नेगेटिव चार्ज कहलाया, और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाया, पॉजिटिव चार्ज। बात लिख लो, ये बात लिख लो कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि आपको ये तो पता है कि प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, बट अकेला प्रोटॉन पाया जाना इतना इजी नहीं है। तो आपका जो जनरली जब होगा ना पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब ऐसा है कि एक एटम है जो किसी इलेक्ट्रॉन की याद में तड़प रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के जा चुका है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही जैसे हमने भी पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो किसी प्रकार से जो कपल था ये ब्रेक हो गया है, तो इसी वजह से जो है पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, तो ये समझ जाओ, अब मोटा मोटा समझ आ गया आपको। अच्छा, इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास जिसको हिंदी से दिक्कत है, मतलब कि somebody who is only comfortable in English, तो आप एक बार मेरे को हाईलाइट कर दो, क्या पता वो बेचारा लेफ्ट आउट फील हो जाए, है ना, क्योंकि मजे मजे के चक्कर में कोई पीछे ना छूट जाए। क्योंकि हमारा इंग्लिश ओनली बैच भी है जहाँ पे मैं इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ ना, कोई ये ना सोचे मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, बिल्कुल ना सोचे, मैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ाने इंग्लिश आता हूँ। ठीक है, तो अब जिनको इंग्लिश का अगर इशू है तो वो इंग्लिश ओनली बैच भी है जहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, तो अभी देखो पॉजिटिव चार्ज जो था वो समझ आया कि इट इज +1e। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़कर उस ऑब्जेक्ट को जा चुका है एटम को, और नेगेटिव चार्ज का मतलब आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है वहां पे। तो ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज, क्या हो गया, स्मॉलेस्ट ऑफ यूनिट चार्ज इज चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से ही चार्ज का एग्जिस्टेंस आ रहा है। इफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज देयर तो 1e एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ के चला गया तो पॉजिटिव 1e। तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फर्दर तोड़ना असंभव है। अगर ये मान लो अभी कोई भी अपने अंदर का श्रोडिंगर, आइंस्टीन, ये सब इनको दबा के रखो, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स, है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल की फिजिक्स। कोई ये ना बोले कि सर इलेक्ट्रॉन को तोड़ के मैं क्वार्क्स की तरफ बढ़ जाऊंगा, मैं नहीं बढ़ने दूंगा आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम 11th 12th की क्लास की वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो IIT JEE में आएगी। ठीक है बच्चों, तो कोई भी
ये कल्पना ना करे कि इस इलेक्ट्रॉन को 2 टुकड़ों में मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए फंडामेंटली ये मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन ही हमारा जो है भगवान है, और इलेक्ट्रॉन को 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, लिख लो कहीं भी, इलेक्ट्रॉन नहीं तोड़ सकते, हिंदी में लिख लो, इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा लिख लो ताकि फिर दिमाग में दिक्कत ना आए। और इसी को बोलेंगे, इसी को इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे नहीं को गोला मार के लिख लो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी लिख लो क्वांटाइजेशन, शब्द लिख देता हूँ, फिर अभी 2-3 स्लाइड के बाद आएगा वो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसी के साथ लिख लो ऐसे कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे नहीं, भूल गया हिंदी, तोड़ेंगे लिंक कैसे लिखते थे, तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे लिख लो तो समझ आ जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये लिख लोगे। हमें समझ आया पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, चार्ज होता ही क्या है, और चार्ज के प्रेजेंस का कैसे पता चलता है। ठीक है, अब करते हैं बात यूनिट ऑफ चार्ज की। यूनिट ऑफ चार्ज इज, क्या है यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। तो कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व करा प्रेजेंस ऑफ चार्ज को, तो उन्हीं को इज्जत देने के लिए उनके नाम के ऊपर हमने रख दिया एसआई यूनिट कूलम। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। और फंडामेंटल यूनिट क्या है? ये तो यूनिट हो गया, एसआई यूनिट है सी, एंड फंडामेंटल यूनिट क्या है अभी देखा था? न्यूटन। हाँ, फंडामेंटल चार्ज जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को बोलते हैं फंडामेंटल। वो हो गया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज हो गया। और एसआई यूनिट क्या है? कूलम्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो लिख लो। अभी एक लिखने लायक बात है जो रटने लायक है। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी भी यूज करेंगे, पहले तो ये लिख लेते हैं, इसके आगे ऐसे के ड्रॉ कर रहा हूं, के। ठीक है, अब बच्चों नोट्स आप बना रहे हो तो सब बच्चे जो लिख रहे हो लिख लो फटाफट, उसके बाद वापस आके स्क्रीन पे देखो जल्दी से। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका बताता हूँ चीज़ों को रिमेंबर करने का, जो आप अपनी बुक्स में भी यूज कर सकते हो, जो आप अपने नोट्स में भी यूज कर सकते हो, जहां मर्जी यूज कर सकते हो, जो आपके काम आएगा। बहुत बेस्ट तरीका है। मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, प्रिपेयर नहीं, मैं गया भी था, इंटरव्यू तक गया था। ठीक है, तो ऐसा कोई ना सोचे कि सिर्फ प्रिपेयर कर रहा था, तो भौकाली टाइट रहनी चाहिए अपनी। ठीक है, अब सुनो, तो उस समय मैंने ये यूज़ किया था, तो कारगर तरीका है, बहुत बच्चे यूज़ करते हैं, बाद में थैंक यू बोलते हैं। तो अब सुनो, क्या करना है कि हम लोग कंफ्यूज ना हो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने क्या सोच के क्या नोट्स पे क्या मार्क किया था। तो वो क्लैरिटी अगर फर्स्ट टाइम एक निमोनिक्स बना लोगे ना कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, तो उस तरीके से क्लास बुक्स में हाईलाइट कर दोगे, तो जब आप रिवाइज करने के लिए वापस जाओगे तो आपको पता रहेगा कि ये क्या करना है, इस चीज के साथ, इस कंसेप्ट के साथ क्या करना है, इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है। ठीक है, तो आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो और कुछ और इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, अब सुनो, सबसे ऊपर जो प्रायोरिटी की चीज रहती है, के लिख दो, के का मतलब है कि इसको खून में मिला लेना है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी लिखा हमने, किस पे लिखा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर ये खून में नहीं मिला हुआ, ये वैल्यू याद नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर एक चीज यूज करता हूं मैं कि एफ कर दिया। एफ का मतलब कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मुझे याद होना चाहिए। ठीक है, फिर यूज करते हैं सी का मतलब है कि दिस इज सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि ये कंसेप्ट है जो मुझे पता होना चाहिए। जैसे कि बेसिक कंसेप्ट है भाई, हम अभी आपको हाईलाइट जो बता रहा था कि 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से हम कहीं पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमने मार्क कर लिया कि दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो सी लिखा है और गोला लगा है, तो मुझे पता होगा कि ये कंसेप्ट है जो एक बार आधे मिनट 1 मिनट में मुझे पढ़ लेना है फटाफट से। ठीक है,
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में भी हो सकता है, जैसे मान लो कि कोई ट्रिक लगा ली, जैसे नॉर्मली बेसिक क्या कर रहे हैं कि भाई हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस तरीके की ट्रिक्स होती है ना, या फिर हमने हाउ टू एलिमिनेट क्वेश्चन में ABCD में से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा, तो उस तरीके का भी कंसेप्ट में डाल सकते हो कि क्वेश्चन किया लगा कि यहाँ से कुछ पढ़ने लायक है तो C मार के बुक में हाईलाइट कर दिया। कुछ ऐसा होता है कि T भी कर सकते हो, मैं जनरली यूज नहीं करता, मैं C लिख लेता हूँ। टी का मतलब है कि सम इम्पोर्टेंट ट्रिक इफ वाइल डूइंग क्वेश्चंस, अगर इफ यू रिकॉग्नाइज कि यार यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रिक है जो मैं भूल सकता हूँ या भूल जाऊंगी, बाद में दोबारा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो टी करके गोला मार दो उस क्वेश्चन के पास, तो आपको पता रहेगा कि जब रिवाइज कर रहे हो 50 क्वेश्चन तो रिवाइज करोगे नहीं, 50 में 10 ही क्वेश्चन रिवाइज करोगे या 5 ही करोगे, तो सिर्फ ये वाले कर लो जहाँ पे फॉर्मूला कंसेप्ट टी या के लिखा हुआ है वही कर लो बस, ठीक है। तो ऐसे रिवीजन का आपका शेड्यूल बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक होगी कोई तो ऐसा होगा। उसके अलावा कभी कभी ना कोई क्वेश्चन आपको ऐसे किक देगा, कोई क्वेश्चन आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिए 20, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 क्वेश्चन में से कोई ऐसा 2 क्वेश्चन होंगे जो आपको ना ऐसे किक देंगे कि वाह क्या सवाल था, मजे आ गए। तो जितने मजे आए उतने हैश मार्क्स कर लो, ठीक है। अब मजे आने का तरीका क्या होगा कि मेरे को तो सवाल में उसमें मजा आ जाता है, मेरे से होता ही नहीं है ना, जिसमें मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया, कहाँ से कूद जाऊं, तो जो ऐसी फीलिंग दे देगा मतलब कि वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा थिंकिंग को प्रोवोक कर रहा है, ठीक है। तो आपको डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन एज यू फील इट, जैसा आप फील करो किसी क्वेश्चन को, तो उतने हैश मार्क्स मार्क कर दो, ठीक है। अब बी वेरी जुडिशियस, ऐसा मत करना कि 50 क्वेश्चन करे उसमें से 20 क्वेश्चन पे हैश मार्क कर दिया, अब फिर तो फायदा ही नहीं हुआ, फिर तो 50 के 50 पे हैश मार्क कर देते, ये सारा ही दोबारा करना है ना। तो क्या करना है कि 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन या उससे कम पे आप ऐसा यूज कर सकते हो कि इसको हैश मार्क या मार्क कर लो, जिस क्वेश्चन पे जितने ज्यादा हैश मार्क एज पर दैट इज ऑन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो आपको मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 में से 3 क्वेश्चन पे आपने 3 हैश मार्क कर रखे हैं और 2 पे आपने 2 हैश मार्क कर रखे हैं और बाकी आपके 5 पे आपने सिंगल हैश मार्क कर रखा है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइम अवेलेबल फॉर रिवीजन आप क्या करोगे, मान लो आपके बहुत कम टाइम है तो सिर्फ इन 3 को रिवाइज कर लिया, थोड़ा और ज्यादा टाइम है तो 5 को कर लिया, थोड़ा और टाइम है तो पूरे के पूरे 10 को कर लिया, ठीक है। तो ये आपका जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, पहली बार जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उस समय ये कार्रवाई अगर कर दोगे तो लास्ट में सिस्टम फटेगा नहीं, आपका दिमाग ऐसे खराब नहीं होगा कि अब क्या करें, तो वो अब क्या करने वाली स्थिति पैदा ही नहीं होगी। तो शुरू से क्लैरिटी लेके चलो कि ये कर लेना है। तो अब पहला चैप्टर है, बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश करते रहेंगे तो आपका क्या होगा, समय के साथ साथ ना आपकी जो कंटेंट की मेच्योरिटी बढ़ती चली जाएगी, आपकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। और बिलीव में अगर ऐसा कर लिया तो जेई इतना, शुरू में बोला था ना क्लास में, जेई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत गोलू गोलू बच्चों का हो जाता है, बोले अबे तेरा भी हो गया सबका हो गया, ये क्या हो गया, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, तो ठीक है। और चिल दिमाग से पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे तनाव नहीं लेना कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये सोच लिया तो फिर नहीं होगा। ये सोचना कि मेरा हर दिन इस ख्याल में सोना है, बिल्कुल ऐसे शाम को जो सो ना पड़बड़ के, तो एकदम ऐसे कंबल में कोजी कोजी होके सो जाना, कॉलेज में जाऊंगा जेई के बाद ठीक है। तो उसके बाद की कहानी को इमेजिन करो, जैसे हम गीता में पढ़ते हैं ना, कर्मण्य निवादिता रस्ते माँ फलेषु कदाचन, उसका बिल्कुल उल्टा करना है हमें। वहां पे क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन कर्म कर और फल की चिंता से मुक्त हो जा, तो लेकिन हमें फल की चिंता नहीं, हमें फल के स्वाद को इमेजिन करके रोज सोना है, क्योंकि हम जो है हम देवता नहीं है, हम मनुष्य हैं। तो हमें केवल फल पे ध्यान रखते हुए कि वाह क्या मीठा फल होगा, और इसलिए उसको सोच सोच के मेहनत करनी है कि यार अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो कितना मजा आएगा, मेरी रेपुटेशन कितनी होगी, घर वालों की इज्जत हो जाएगी, सोशली कितना बढ़िया काम हो जाएगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, ये सब चीजें सोच सोच के। लड़के हो तो ये सोचना कि कितनी बढ़िया गाड़ी लूंगा मैं, उसके बाद है कोई मेरी ड्रीम बाइक है मैं वो खरीदूंगा, ठीक है, बुलेट खरीदूंगा मैं KTM खरीदूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ठीक है, बढ़िया फोन लूंगा मैं। और लड़की हो तो शॉपिंग करूंगी मैं, है ना, वो टॉप खरीद लूंगी, वो जीन्स जो मैं देखी थी वो खरीद लूंगी, मैं मॉल में जाऊंगी तो मतलब सब खरीद लूंगी, 3 चीजें पसंद आएगी तो 3 तो खरीदूंगी, 2 एक्स्ट्रा खरीद के लाऊंगी, ठीक है, उसको ये गिफ्ट कर दूंगी, उसको ये ला के ऐसे दे दूंगी। तो इन विचारों के साथ जो है ना हमें आगे बढ़ना है, तो आपको ना स्ट्रेंथ मिलती रहेगी साथ साथ, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया, तो यूनिट ऑफ चार्ज आ गया बच्चों। उसके बाद क्या है यूनिट ऑफ चार्ज, बताओ, अब कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट बताओ क्या है।
सर कूलम। कूलम इज द Coulomb. SI यूनिट। ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट क्या है बच्चों? मिनिमम चार्ज दैट इज पॉसिबल इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन की? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, 1.6 गुणा 10 की शक्ति -19 कूलम। ठीक है, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या लिखवाया था अभी देखो नोट्स में, कि इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर तोड़ेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे नहीं, वी विल नॉट ब्रेक डाउन इलेक्ट्रॉन फर्दर, है ना। तो द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन ही वो छोटे से छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज फंडामेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे एक टेक ए चार्ज दैट इज 1.0 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वन फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन से छोटा है, पहली बात तो। ठीक है बच्चों, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से छोटा है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। अच्छा, एक चीज और बोलता हूँ, क्या एक और वैल्यू लिखता हूँ, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? यस सर। क्या दो इलेक्ट्रॉन ले लो, है ना, दो इलेक्ट्रॉन ले लो, उन पे चार्ज यही होगा। 1.6 इंटू 2 करोगे तो 3.2 10 टू द पावर -19 कूलम, दिस मच चार्ज कैन एग्जिस्ट। क्या एक और थर्ड वैल्यू देता हूँ कि 3.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये एग्जिस्ट करेगा? यस सर। नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। कैसे? क्यों नहीं करेगा? देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो हो गया 1.9 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और दो इलेक्ट्रॉन पे कितना हो गया? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब बताओ ये 3 कैसे लेके आओगे? या तो 1.6 होगा या 3.2 होगा, 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मैंने बोला ही नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन को टुकड़े तोड़ के काट के छोटा टुकड़ा दे दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो या तो 1.6 होगा या 3.2 ही होगा। तो ये 3.0 इंटू 10 टू पावर -19 चार्ज क्या फंडामेंटली एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी बिलीव इन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसका मतलब क्या है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ेंगे, राइट? अच्छा, नींद आ रही है? नो सर। कुछ बच्चे कैमरे पे उबासी ले रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कोई बात नहीं, कुछ तो ऐसे कैमरा बंद करके उबासियां ले रहे हैं कि सर को उबासी ना दिख जाए, बस फिर वापस आ जा रहे हैं, तो फिर झूठ भी बोल रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है। चलो डीप ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, 5-6 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। हो जाओ शुरू। डीप ब्रीद इन। सर कैमरा खोल के? अबे कैसे कर लो, नाक खोल के ब्रीदिंग करना है, कैमरा से कोई डिपेंडेंस नहीं है। भक्त जनों एक बार और, चलो आ जाओ, वापिस आ जाओ। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने रूल सेट कर लिए बच्चों। अब एक रूल और बच गया जिस पे आपको खरा उतरना है, कि स्पीड ऑफ द सिलेबस बढ़ाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सको, और ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे को लास्ट में बोल सको कि सर आपने जो क्वेश्चन कराए थे उसी में से पेपर आ गया, है ना। तो मैं भी ये सुनना चाहूंगा, मेरे कान तरस चुके हैं, अब अप्रैल के बाद से मैंने सुना नहीं है ठीक है, तो अब अगले जनवरी में आप सब लोग मुझे ये बोलोगे कि सर जितने क्वेश्चन आपने कराए लगभग उसी से पेपर आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है कि फटाफट जो है ना बोला जाए, धड़ाधड़ करते जाओ। एंड वी शुड बी लाइक, आपने वो देखा है निंजा, देखा है निंजा, है ना, तलवार से फटाफट, जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछा तुरंत रिस्पॉन्स किया, सवाल पे सवाल, आंसर पे आंसर, सवाल पे सवाल, आंसर पे आंसर, मजे ही मजा, ऐसा माहौल रखना है, ठीक है तो ताकि सिलेबस फटाफट हो जाए। चलो अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ आया कि चार्ज ऑन फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही हो सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ही पॉसिबल है। 1.5, 2, 2.5, पौने 3 ये सब पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिमिलरली एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया होगा, या 2 गए होंगे, या 3 गए होंगे, तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, +1,
+2 +3, ठीक है बच्चों। तो दीज आर द फंडामेंटल या नेचुरली अकरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ चार्जेस विच आर नथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन ई के टर्म्स में लिखने की तो ऐसे लिख दो 1 E2 E3, ठीक है। अगर वैसे बात करें कि वैल्यू वाइज तो 1.6 × 10⁻⁻19 × 1 या फिर × 2 या फिर × 3, इस तरीके से वैल्यूज कर सकते हैं। ऐसा यूनिट में कूलाम्स में बात करना हो, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल चार्जेस दिख रहे हैं आपको 1/2 E, क्या ये पॉसिबल होगा? No, sir. No, sir. No, नहीं होगा। sir. क्या 7/4 पॉसिबल होगा? No, sir. नहीं, No, sir. क्योंकि इंटीजर नहीं है। क्या 2/3 पॉसिबल होगा? No, sir. No, sir. नहीं होगा। जब आपको ऐसे दिखे, जब आपको ऐसा चार्ज दिखे तो क्या करना है उस पे? तो उसको ऐसे रिजेक्ट कर देना है ना कि नो मीन्स नो, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। ये क्या है? चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो N इज नथिंग बट एन इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा मतलब कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन हैज बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एटम, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, बस ठीक, इतनी सी बात है। अब इसी को ख्याल को बढ़ाते हुए 1 मिनट का सवाल है, ये करो। इफ अ बॉडी हैज एक्वायर्ड अ चार्ज ऑफ, इसको पोल में आंसर करना है, जो पढ़ा है बस वही यूज होगा। क्या हुआ है? बॉडी हैज एक्वायर्ड अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलाम्स, है ना। 8 मिली कूलाम्स, 8 मिली कूलाम्स का मतलब क्या है? एमसी होता है ना, मिलीमीटर, है ना। तो ऐसे ही मिली कूलाम्स है। तो मिली कूलाम का मतलब क्या हुआ कि चार्ज कितना एक्वायर हुआ? टोटल चार्ज 8 × 10⁻³ कूलाम्स, ठीक है बच्चों। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी। तो मतलब वही होता है ना कि पहले न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाएं या कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उसी की वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है ना, और वही डिफरेंस चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नेट चार्ज ऑन द एटम के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ जो नेट चार्ज है, चार्ज गिवन इन द क्वेश्चन है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 8 मिली कूलम। तो अब एटम पे चार्ज पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये तड़पता हुआ एटम है कि इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? तड़पता हुआ। यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ के बाहर जा चुका है, तो यानी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सो देयर इज नेट पॉजिटिव चार्ज। तो अब पूछ रहे डिफरेंस, तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे कि इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर गए। भाई प्रोटॉन में से जो पहले बराबर थे, अगर हम ये बता दें कि इतने इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चले गए, वही डिफरेंस होगा बिटवीन द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के नंबर में। तो चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अभी नोट्स में देखो लिखा होगा, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू, ठीक है, ठीक है। अब बताओ कि कितना डिफरेंस है। अब नेट चार्ज ये है और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये होता है, और आंसर करो, ठीक है। कुछ बच्चों ने 7 बच्चों ने वोट किया है, बाकी देखते हैं। जिनका ऑप्शन ए आ रहा है वो एक बार कैलकुलेशन चेक करो बच्चे, क्या वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? ऑप्शन डी सीम्स टू बी ठीक ठाक आंसर है ना, ऑप्शन डी ठीक लग रहा है एज पर, क्योंकि वैल्यू हमेशा
भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा है, अब नंबर कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव ही होगा यार, है ना, तो इंटीग्रल वो तो होगा ही नहीं, फ्रैक्शन तो होगा ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन आने का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 16, जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू है, और फ्रैक्शनल पॉसिबिलिटी होती नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, अभी पढ़ा है, क्वांटाइजेशन को वायलेट कर देगा। ऑप्शन ए अगर आ रहा है तो क्वांटाइजेशन को वायलेट कर दे रहा है। देखो ऑप्शन ए को देखो यार, जिनका ऑप्शन ए आ गया, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इंटीजर आएगा, एक वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर होगी। ऑप्शन ए क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 16, ये है ये, तो ये कितना, ये इंटीजर है कि फ्रैक्शन है, 0.0000000005 ऐसा कुछ आएगा, ऐसे आएगा कुछ 0.000015 जीरो और फिर 5 इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या इतना छोटा टुकड़ा पॉसिबल है? अभी बोला था ना इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं तोड़ेंगे, सर इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, तो ऑप्शन ए जो है वो क्वांटाइजेशन को वायलेट कर दे रहा है। तो ऑप्शन ए जिनका आया उन्होंने कैलकुलेशन में दिक्कत करी है बच्चों, ठीक है, तो वो ए और सी आएगा ही नहीं, है ना, डी ए और सी तो वैसे ही गायब हो गए, माइनस का मतलब फ्रैक्शनल है ना। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से डिसाइड करना है विच वन इज द राइट आंसर, है ना। तो ऐसे भी हम सोचेंगे ना क्वेश्चन में, जब कंसेप्ट में डेप्थली सोचेंगे, डीप में सोचेंगे, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा यार। तो अब बताओ ऑप्शन डी आ रहा है फिर, यस क्या करना सर, है, क्या करना है बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है Q इज इक्वल टू एन ही होता है, अभी देखा था, है ना, यस सर, एन इंटू ई। अब Q हमें पता है 8 मिलीकुलम्स है, और E हमें याद है कि 1.6 × 10 की पावर 9 अभी लिखा था, खून में मिलाना है वैल्यू, ठीक है, तो N निकालना है, नंबर डिफरेंस N इज इक्वल टू Q बाय E। ठीक है, ये क्या करेंगे, 16 5 जा 80, तो 5 और 10 की पावर -3 था, 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 10 की पावर 16, 10 की पावर ऊपर 19 हो गया, तो ये -3 हो गया, 5 × 10 की पावर 16, ये क्या है, 16, ये डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक एटम में नहीं है, एक एटम में मत सोचना कि एक एटम में इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन, ना ना, बहुत सारे एटम्स हैं, कोई ऑब्जेक्ट है इसमें हजारों एटम्स है, करोड़ों एटम्स है, उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए। हाँ बताओ दिया सर हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा कब इलेक्ट्रॉन्स है, क्या कैसे पता चलेगा, मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा, चार्ज से पता चलेगा कि वो प्रोटॉन्स होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेट चार्ज से अगर नेट चार्ज पॉजिटिव है तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, और अगर नेट चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हमें डिफरेंस पता चल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस 5 × 10 की पावर -16 है, यानी कि इफ आई कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 5 × 10 की पावर 16, तो यानी कि इतने ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन्स ज्यादा है, इसी वजह से 5 × 10 की पावर 16 प्रोटॉन्स यानी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से टोटल चार्ज 8 मिलीकुलम आया है, ठीक है, समझ गए। डाउट्स किसको बच गया वो हैंड रेज करके जेन्युइनली डाउट पूछो, क्योंकि अभी फ्रेश से शुरू कर रहे हैं, अभी से हमें निराश नहीं होना है, अगर नहीं समझ आया तो डाउट पूछ लो, पूछो, हैंड रेज करो। अरे कोई इज्जत बेइज्जती वाली चीज नहीं है, तुम उसको जानते हो, लॉर्ड पुनीत को जानते हो, यूट्यूब पे देखा है, अरे पुनीत सुपरस्टार भाई, पुनीत सुपरस्टार, सर तो वो लेवल पे गिर जाना है, उस लेवल तक हमें बेशरम हो जाना है, अरे अपने भले के लिए कुछ भी करेगा यार, क्या फर्क पड़ता है, तो अभी क्लास में शर्माना ही नहीं है ना। कीचड़ में लेट जाता है भाई वो आदमी यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, कोई दिक्कत, कीचड़ पी लेता है यार, वो कोलगेट से सर धो लेता है भाई, क्या आदमी है यार वो, ठीक है, वो कुछ भी कर ले रहा है, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि यार डाउट पूछने से हमारा फायदा हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है कोई क्या सोच रहा है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि अरे सर क्या सोचेंगे कि मैंने ये बेकार से डाउट पूछ लिया, या मेरे और क्लास फेलोज क्या सोचेंगे,
तो अगर जेन्युइनली डाउट है, कुछ चीज समझ नहीं आई, तो उसको क्लियर करो पहले, देन एंड देयर इटसेल्फ, ताकि अगली चीज में फिर, नहीं तो ये डाउट रह गया, उसके ऊपर दूसरा बिल्टअप होगा, तीसरा, तो धुआं धुआं हो जाएगा सारा। तो धुआं में फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अभी डाउट है? नो सर। चलो क्लैरिटी। नो सर। ये नो पता है किन्होंने बोला है? जिनको डाउट नहीं है, लेकिन जिसको डाउट है वो यस बोल के डाउट पूछो, नहीं तो नो के बीच में अपनी आवाज को दबाओ मत, आजाद मुल्क है बच्चों, ठीक है। अब देखो अगला सवाल। अरे यार इसका तो सोल्यूशन ही दिख गया, रुक जाओ, इसका सोल्यूशन काट देता हूँ मैं। ये कैसे आ गया, एक्सपोर्ट कैसे हो गया यार, ये सोल्यूशन में ऐसे एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। करो ये सवाल, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग है ना, अभी पढ़ा दिया मैंने, उसी पे है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे करो। क्या हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ लिया? नहीं सर पढ़ा? आपने क्लास नहीं में नो पढ़ा? सर। फिर भी करो ये सवाल, एक बार ट्राई करो। फिर की ले रहा है एग्जामिनर, इसको मतलब ही नहीं है मेथड ऑफ चार्जिंग से, पढ़ो। इसको भी चैट बॉक्स उसमें पोल में आंसर करेंगे। देखो यार लास्ट में 18 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, आई नीड एवरीबडी टू पार्टिसिपेट, है ना। तो धीरे धीरे पार्टिसिपेट करोगे, व्हेन यू कंट्रीब्यूट टू द क्लास, तो आपका भी मजा बढ़ेगा। सर पोल में देना है इसका आंसर? पोल में सब बच्चे, पिछली बार 18 वोट मिले हैं, मुझे चाहिए 39 स्टूडेंट है, सबको वोट करना है। तुम्हारे चक्कर में मैं खर्चे पे खर्चा किए जा रहा हूँ, कंप्यूटर की लाइनें लगा दी, तुम हो के वोट ही नहीं कर रहे हो, क्या मतलब है ये? तो इसका राइट आंसर क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। चलो रौनक क्या आंसर आया बच्चे? रौनक मुस्कुरा रहा है। आ गया, आदित्य भी हंस रहा है, बताओ। देखो यहाँ बट गए हैं एकदम, वोट से ना 8 वोट मिले हैं, वो भी बट गए, ABCD सबका सब कुछ कुछ कराया जा रहा है ना। सर मैंने तो सी करा था। हाँ दिमाग लगाना है यहाँ पे, जब भी तो देखो अननोन क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा कभी कभी। बाकी सब बच्चे सहम गए हैं कि क्या ही आंसर दे दें। पहले चार्ज लिखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? 2.4 इंटू 10 की पावर -19। क्या ये चार्ज संभव है कि नहीं है, पहले तो ये डिसाइड कर लो, वेदर इट इज अ फंडामेंटली पॉसिबल चार्ज और नॉट। नो सर इट्स नॉट। मैंने अभी बोला था, या तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा जो एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर 3.2 इंटू 10 की पावर -19 होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी 2.4 कहां से लाओगे? इज इट पॉसिबल और नॉट? नो सर नॉट पॉसिबल। अब जो चार्ज फंडामेंटली पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको भगवान आके बोल दे कि, है ना, तथास्तु, तब भी नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, कुछ भी हो जाए तो भी वो चार्ज नहीं आ सकता वो, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द नेचर। फंडामेंटली चार्ज है ही नहीं, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा। तो क्या बोलेंगे? विच मेथड ऑफ चार्जिंग विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस चार्ज? नन ऑफ द अबव। कोई सा भी मेथड यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज नॉट अ फंडामेंटली पॉसिबल या फिजिबल चार्ज। तो देखो कितना खुश हो के ऑप्शन सी को जिताया तुम लोगों ने, है ना। दिया ने बहुत बेहतरीन साथ दिया है बोल के कि मेथड ऑफ फ्रिक्शन, सब लोगों को लगा कि सर भी बोल ही रहे, तो ऑप्शन सी चिपका देते हैं सर को। अब देखो ये डिफरेंस जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने क्यों किया? बिकॉज आवर नेट चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है। तो Q बाई ई किया, N इज इक्वल टू Q बाई ई। तो ये आपका चार्ज था 2.4 10 की पावर -19, डिवाइड किया फंडामेंटल चार्ज से 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 1.5 आ गया। 1.5 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? नहीं, या तो 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि अभी बड़े बड़े शब्दों में हिंदी में लिखवाया था, इलेक्ट्रॉन को हम कभी तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर बोलोगे चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्लस पी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। देखो एकदम डॉक्टर वाली राइटिंग है, मैं तो नीट वालों के लिए बना हूं, तुम तो गलत फंसा लेते हो मुझे, ठीक है। और ये क्या है, ये है प्रेजेंस ऑफ, तो देखो समझ आ रहा है ना, देखो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है डॉक्टर ऐसे ही लिखते हैं ना, जैसे पैरासीटामोल लिखना होता है तो क्या लिख देते हैं, समझ आ जाता है कि ये पैरा से शुरू हो रहा है, बीच में एल आ रहा है तो पैरासीटामोल ही होगा, है ना, तो ऐसे लिख देते हैं। तो अब देखो बैटरी कम हो रही है इसकी, हाँ। तो अब आपको समझ आया कि प्लस पी इज प्रेजेंस ऑफ, प्लस पी इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड माइनस चार्ज इज एब्सेंस। तो इतनी बातें सबको समझ आ गई, ठीक है। अब एक नया कंसेप्ट है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को कंजर्व, जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर, बोलो जोर जोर से, एनर्जी कैन नाइदर be created nor destroyed but can be converted from one state to another, yes सिमिलरली मास को जब हम बच्चे होते थे तो मास को हमने ऐसे पढ़ा है, सर मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हुआ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सही है गलत, गलत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यस, बस इतना ही है। मास का, मास के फॉर्म्स क्या होते हैं, मास तो मास होता है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो एनर्जी में बात करते हैं। एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। ये जब बोलेंगे जब आपके अंदर का सोडिंगर, आपके अंदर का आइंस्टीन, है ना, आपके अंदर का टेस्ला, ये सब शांत रहेंगे, ये सब कहेंगे कि नहीं हम सिर्फ क्लासिकल की बात करें तो E = mc², कोई ना बोले, केवल बात करेंगे कि एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, अ चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। नए चार्ज को प्रोड्यूस करना असंभव है, पुराने चार्ज को डिस्ट्रॉय करना असंभव है, बट चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ले जाया जा सकता है, ठीक है। ये कहां पे होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में। अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, जिस सिस्टम के अंदर नेट चार्ज जो है वो फिक्स है ना, और परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल क्या पढ़ा होगा आपने 11th में, बताओ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एन परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक ही एग्जांपल है रे, एक ही एग्जांपल है पूरी दुनिया में, क्या है, दुनिया ही एग्जांपल है। जब एक ही एग्जांपल बच जाए तो इसका मतलब आंसर दुनिया है। यूनिवर्स इज द एग्जांपल ऑफ ए परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स, है ना, यस, रौनक ने बताया कि यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ ए परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है बच्चों। अब देखो, नेट चार्ज इनसाइड अ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, इस यूनिवर्स में मैटर फिक्स्ड है, तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन है फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, प्रोटॉन को इन्वेंट नहीं कर सकते, तो क्या बोल रहे हैं कि एज फार एज क्लासिकल फिजिक्स इज कंसर्न, तो नेट चार्ज इन दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। द ओनली पॉसिबिलिटी इज यू कैन ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हाँ जी सुरेंद्र, समझ आया? आ गया है ना, ठीक है। तो अब देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात हो गई, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे एक सिमुलेशन, ठीक है, सिमुलेशन भी देख लेते हैं। इसको कहाँ है हमारा सिमुलेशन, सफारी ब्राउजर में। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है। अब देखो आपको इसमें एक बलून दिख रहा है बच्चों, बलून पे कितने प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 4 और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 4 है। इधर लेफ्ट साइड में एक जैकेट टंगी हुई है, क्या आपको लगता है इस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर हैं? काउंट करना पॉसिबल नहीं है, पर हर एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव चार्ज उपलब्ध है। तो अगर मैं बोलूं कि नेट चार्ज ऑन दिस जैकेट, क्या टोटल चार्ज ऑन दिस जैकेट क्या होगा, 0 हो जाएगा? 0। टोटल चार्ज बलून भी 0 हो जाएगा, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव 0। सिमिलरली
यस सर, राइट मोस्ट साइड में वॉल है, वॉल दिखाई दे रहा है, क्या इस पर भी नेट चार्ज 0 है ना? यस सर, यस सर। अब देखो इन तीनों ऑब्जेक्ट को जोड़ लो, ये कहलाया यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में सोचो कि हमारा एक ऐसा यूनिवर्स है, ऐसी दुनिया है जिसमें केवल ये तीन ही चीजें दी है भगवान ने, एक दीवार, एक बलून और एक जैकेट, ठीक है। अब नेट चार्ज ऑन दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इस यूनिवर्स के अंदर जो नेट चार्ज है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, उनका काउंट फिक्स रहेगा। तो उसी को क्या बोला? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Charge can neither be created nor destroyed, but it can only be transferred from one object to another. ठीक है, another। अब देखो हमें समझ आ गया। अब दो तीन चीजें देखेंगे जो अब तक पढ़ी है, ठीक है। पहला तो एक चीज नहीं पढ़ी है, वो उसका यूज कर रहा हूं, मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर होना पॉसिबल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है, बट किस किस तरीके से होगा वो अभी नहीं पढ़ रहे, बट उनका एक तरीका है जो दिया ने बोला था कि मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। इसी तरीके से चार्ज की डिस्कवरी भी हुई थी। रोम, जो एंशिएंट रोम में क्या हुआ था, एम्बर और ग्लास को आपस में रगड़ा गया तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया कि नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसी तरीके डिस्कवरी भी हुई थी कि फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और वो डिस्कवर कैसे होता है, जब आप थोड़ा गर्म मौसम रहता है, ड्राई मौसम, तो जैकेट उतारते हो तो एकदम करंट लग जाता है ना, झटका लगता है, ऐसे स्पार्क है। सिमिलरली लड़कियां अपना स्टॉल वगैरह या शॉल जो है, मतलब वुलन कपड़ा होगा, अगर उसको आप फ्रिक्शन से ऐसे उतारते हो या ऐसे खींच के रख देते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब टच करते हो कहीं भी ग्राउंड पे तो एकदम से वो करंट मारता है, स्पार्क होता है ना। तो ये फ्रिक्शन ही होता है। जैकेट उतारा, कोई गर्म कपड़ा उतारा, तो इस तरीके से जाड़ों में भी होता है। जाड़ों में इसमें बच्चा ड्राई सीजन होना चाहिए, एयर में ड्राइनेस होनी चाहिए। अगर एयर मॉइस्ट होगी तो जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो एयर के थ्रू तुरंत हो जाता है, बट ड्राइनेस होती है ना, जिससे आपका खुश्क मौसम है, ठंड भी है खुश्क भी है। ठंड तो इसलिए क्योंकि जैकेट आप गर्मियों में पहनोगे नहीं। तो हाँ जी सर, जैसे हम कपड़े उतारते हैं, जैसे कोई जैकेट उतार लिया तो उस पे उतारते समय ऐसी आवाज आते हैं जैसे कि चट चट आवाज आती है ना, जैसे कि लाइटर हो, स्पार्क प्लग हो। जैसे सर कॉम को करते हैं सर, हाँ, कंघा जब सूखे वालों में करते हैं तो चट चट की आवाज आती है, दैट इज आल्सो चार्ज का डिस्चार्ज है ना, वो है। यस, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन की वजह से, अब बलून को रगड़ूंगा मैं जैकेट पे, देखो बलून को फ्रिक्शन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि बलून पे आ गया नेगेटिव चार्ज। देखो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन, अब बलून पे नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। यस, और जैकेट पे पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम है। तो क्या हमने बलून को नेगेटिवली चार्ज कर लिया है जैकेट पे रगड़ के? यस सर। और जैकेट को पॉजिटिवली चार्ज कर लिया बलून से रगड़ के, ठीक है सर। जी सर, जब इनको रगड़ा तो सारे नेगेटिव बलून में ही गए। वो भी बताएंगे। रुको अभी अपने विचारों को रोको, हर एक सवाल मैं ही सवाल करूंगा तुमसे ये ठीक है। अब सुनो, पहले ये देखो कि नेगेटिव चार्ज आया बलून पे, यस सर। और जैकेट हो गई पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट की रिपेल? अट्रैक्ट। तो बलून को छोड़ूंगा तो ये जैकेट की तरफ जाएगा कि जैकेट से दूर भगेगा? सर, जैकेट की तरफ को जाएगा। जैकेट की तरफ जाएगा। पक गया जाके, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये मिनिमम जो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, मिनिमम एनर्जी की स्टेट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वहां पे जीरो, यानी कि सेपरेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो देखो फोर्स जीरो नहीं होगा, फोर्स इनडिटरमिनेट हो जाएगा, क्योंकि नीचे आर होता है ना, आर की वैल्यू जीरो हो गई तो आर स्क्वायर जीरो, जीरो से डिवीजन किया तो कुछ नहीं आएगा अपना, ठीक है। तो वो चीजें नहीं जाएंगे इतनी गहराई में, बट मिनिमम एनर्जी की स्टेट, तो जब पोटेंशियल हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, ये धीरे धीरे टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, आपको याद आएगा, ताकि ये चार्ज थे, दूर थे, तो इन दोनों के अंदर, इन दोनों के बीच में कुछ काम करने की पॉसिबिलिटी थी, यानी कि नजदीक आने की पॉसिबिलिटी थी। जब ये बिल्कुल नजदीक आएगा तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, है ना। तो जो वर्क या फिर जो एनर्जी स्टोर्ड थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग से समझो, स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर लिया, तब स्प्रिंग के पास पॉसिबिलिटी है ना कि एक्सपेंड कर जाएगा, है ना। तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड थी, अब एक्सपेंड हो गया तो वो एनर्जी कंज्यूम हो गई, अब कुछ एनर्जी बची नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब चार्जेस एक दूसरे से दूर दूर थे, अनलाइक चार्जेस, तो उनके पास एक पॉसिबिलिटी थी कि वो नजदीक आ जाए, है ना। तो वो फोर्स लगाएंगे और फोर्स लग के वो नजदीक आ जाएगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी था, उसको क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट वाज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब वो आपने वर्क डन करा लिया, बलून आ गया नजदीक,
तो अब वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है दोनों पॉइंट्स का सेम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो इन टर्म्स को थोड़ा थोड़ा याद रखो अभी के लिए जस्ट वी आर मेकिंग सम जनरल इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, बट समझ आया? देखो इतने सिंपल से सिमुलेशन से हमें इतनी सारी चीजें यहाँ से समझ आ रही है अगर देखना चाहो तो। अब देखो ये समझ आया। दूसरी चीज देखो, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो दीवार की तरफ इस बलून को ले जा रहा हूँ, तो देखो दीवार की तरफ इस बलून को ले जा रहा हूँ, तो बलून दीवार के नेगेटिव चार्जों के साथ देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑफ द वॉल आर बीइंग रिपेल्ड, दिख रहा है? तो दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। यस, तो ये आपको ये सारी चीजें यहाँ से समझ आती है। ठीक है बच्चों, तो चार्जिंग का समझ आया, नेट चार्ज कंजर्व्ड समझ आया, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, नंबर ऑफ चार्जेस इन द यूनिवर्स आर कांस्टेंट, उसको बोला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन फंडामेंटल चार्ज कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ बलून पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर्स के टर्म्स में आए 1 2 3 ऐसे करके, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं आया, ये पानी की तरह फ्लो नहीं किए, ये बॉल्स की तरह फ्लो किए हैं। पानी की तरह करते तो बोलते कंटिन्यूअस फ्लो था या इंटीग्रल था, है ना। इलेक्ट्रॉन चार्ज ऐसे पानी की तरह थोड़ी आया बह के, ये तो बॉल्स की टर्म में है ना कि 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया, तो काउंट हो रहा है इंटीजर्स, है ना, तो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है ये। तो ये चीजें हमें समझ आ गई है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वापस आते हैं अपने नोट्स पे। तो ये हमने सिमुलेशन देख लिया बच्चों, इसके बाद हम कंसेप्ट चेक करेंगे। अब आपको जो जो चीजें बताई हैं फटाफट से चैट बॉक्स खोल लो अपना। अच्छा, चैट बॉक्स खोलते तो मेरी स्क्रीन गायब हो जाती है क्या? यस सर। अब क्या करें फिर? यस सर। तो हैंड रेज करते हो तो नहीं होती ना? नो सर। नो सर। तो ए बी सी डी मैं बोलूंगा, आप क्वेश्चन खोले रखो, ए बी सी डी, पहले ए वाले ऊपर करना, तुरंत हाथ नीचे कर लेना, फिर बी वाले करना, फिर तुरंत कर लेना। ठीक है, ऐसे करते हैं। चलो, कुछ लोग थक गए, परेशान हो गए, छोड़ गए हमें समय से पहले, कोई बात नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। चलो ऐसे बोल दो यार, गोलू से क्वेश्चन है, क्या ए बी सी डी करेंगे? बताओ आंसर सीधा अनम्यूट करके। विच सब एटॉमिक पार्टिकल कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द एलिमेंट्री चार्ज रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड बाय ए पार्टिकल? कौन सा होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इज द एलिमेंट्री चार्ज। और इसकी वैल्यू लिखो तो क्या होती है बच्चों? 1.6। ठीक है, वाह क्या संगीत है, मजे आ गए, वाह वाह वाह। तो कितनी तुम्हारे सुर जो मिले, सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, है ना। तो वाह, 1 इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट हैपेंस टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन द आइसोलेटेड सिस्टम? It becomes 0. It remains constant. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या था? यूनिवर्स। यूनिवर्स में चार्ज क्या है? 0 है, कांस्टेंट है? Constant. कांस्टेंट। जीरो के बारे में नहीं पता, पर ये पता है कि ये कांस्टेंट है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसका मतलब है कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नया चार्ज बनेगा नहीं, पुराना चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो चार्ज, टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन सी है, कांस्टेंट। An object has charge of -3 elementary charges. How many excess electrons does it possesses? 3. 3 elementary charge unit क्या हो गए? 3 elementary charge -3 charge of -3 -3 E है, तो -3 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए बस। 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। प्रोटॉन कितने भी हो, इलेक्ट्रॉन कितने भी हो, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 3 मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट। ठीक है, तो बचे हुए कैंसिल करके पॉजिटिव नेगेटिव भर करके हो दिया। जो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, इनकी वजह से -3 एलिमेंट्री चार्ज आ गया। यस यस सर। अब डिफरेंस देखते हैं, चार्ज एंड मास के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा सुनो, जिन बच्चों को ड्रॉप करना है कर जाओ, लेकिन जो फिर आगे सवाल मत पूछना कल,
क्योंकि फिर बोलोगे अरे सर ये क्या हो गया, धुआं जितना तुम धुआं अपने आसपास इकट्ठा करना चाहोगे तुम ही करोगे। अगर थक गए तो बोल दो कमेंट बॉक्स में कि सर थक गए, थोड़ा सा और कुछ करा दो, तो फिर से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बीच में थक हार के ड्रॉप करना वो तो गलत है ना। देखो बच्चों कितने थे हम, 41 स्टूडेंट्स थे, 41 थे इन टोटल, अभी 35 है। कितने चले गए ये लोग, कितने गए, 6 बच्चे। ये जो पतली गली से 6 बच्चे गए, इनका सिलेक्शन होगा क्या? No, sir. नो सर। फिर फायदा तो उसे होगा ना जो पूरी बात सुन के जाएगा। नहीं तो फिर देखो 5% आज की बात समझ नहीं आई, इसके बेस पे दूसरा कंसेप्ट था, फिर तीसरा था, फिर मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 50% समझ आया, उसमें 10% तुम याद रखोगे, उसमें 2% करके आओगे, फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना है। ऐसे भरना हाथ में, ऐसे करना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हर क्लास में सुन लो यार, कम से कम ऐसे सुन लो कि हाँ सर कुछ तो बोल रहे हैं, कानों में तो गिर रहा है, दिमाग तक नहीं जा रहा, तो सुन लो। 2-4 मिनट की बात और है, एक ही क्लास होती है तुम्हारी। चार्ज एंड मास, चार्ज और मास के बीच में सिमिलरिटीज क्या क्या है? बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इनबिल्ट या इनहेरेंट या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। चार्ज अगर कोई मैटर है, कोई मैटर मतलब कोई मास है, मास, ठीक है, तो मास पे जो है चार्ज होगा ही होगा। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हैज सम मास, तो उसमें नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन हैज सम मास, पॉजिटिव तो पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी चार्ज का होना, अगर चार्ज प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये जरूर है कि मास जरूर होगा ही होगा। अगर इफ देयर इज सम चार्ज, तो चार्ज इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय सम मास, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होगा तो भी उसका मास है और प्रोटॉन होगा तो भी उसका मास है। शायद स्टार्टिंग में मैंने उल्टा बोल दिया था आपको गलती से, ठीक है, मैंने बोला था कि मास है तो चार्ज होगा, ऐसा नहीं, चार्ज है तो मास होगा ही होगा, ठीक है। लिख लो चाहे इसको, चार्ज है तो मास होगा ही होगा, हिंदी में लिखो, ज्यादा इंपैक्टफुल लगता है। चार्ज है तो मास सर, और अगर चार्ज नहीं होगा तो मास होगा ही होगा। अगर चार्ज नहीं है, चार्ज नेट चार्ज 0 है, तो मास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब या तो कुछ भी नहीं है, ना मास है ना चार्ज है, तो कुछ भी नहीं है, 0 है, 0 मास 0 चार्ज। बट अगर देयर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो मास तो हो ही सकता है ना, न्यूट्रल एटम है ना, तो वो है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। इसका मतलब ये भी है जब हम कहते हैं चार्ज फ्लो करते हैं तो इसका मतलब उसके साथ साथ मास भी फ्लो करता है। यस, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास भी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप जैसे एक कंसेप्ट होता है, आउट ऑफ सिलेबस है, मत पढ़ना इसके बारे में, बस बता दो। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन का चार्ज चार्ज ही नहीं 0 होता। होगा ना, लेकिन न्यूट्रल है। होता है। अच्छा सुनो, देखो एक चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ कि मास क्यों फ्लो करता है। जैसे ये वायर है बच्चों, ठीक है, स्पेशली जब ये बहुत थिन वायर होता है, वैसे बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू मतलब कि चिप, जिसके बेसिस पे फोन काम कर रहा है, लैपटॉप, बहुत छोटा है, नैनोमीटर्स पे काम हो रहा है, ठीक है। एक ये नैनोमीट्रिक स्केल का वायर है, उसमें भी तो वायर होंगे ना बहुत छोटे छोटे, तो इसका थिकनेस ही नैनोमीटर है, मान लो 3 नैनोमीटर्स है, ठीक है। अब इसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा देखा गया है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो सालों साल तक जब ये अंदर ये चलता रहेगा, सीपीयू चलता रहेगा, तो क्या होता है, मान लो कि फ्लो ऑफ करंट इसका इस डायरेक्शन में था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में फ्लो किए हैं पूरे, तो क्या होता है बच्चों कि इसकी थिकनेस ना लेफ्ट साइड से कम हो जाती है और राइट साइड से इसकी थिकनेस बढ़ जाती है वायर की। यानी कि मास जो इलेक्ट्रॉन था वो अपने साथ एक्स्ट्रा मास को भी लेता गया, तो बहुत छोटे स्केल पे फिनोमिना हो रहा है, बट ऐसा होता है। और दिस इज ए रियल चैलेंज फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमाइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोमाइग्रेशन। बट दिस इज नैनोमेट्रिक फिनोमिना। जैसे आपने बोला ना दिया कि सर क्या इलेक्ट्रॉन के साथ मास फ्लो करता है, डेफिनेटली करता है, और उसकी वजह से हमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। दैट इज वाई कि 3 नैनोमीटर से नीचे वाला चिप बना नहीं पा रहे हैं। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमाइग्रेशन बिकम्स डोमिनेंट वेरी क्विकली, है ना। तो ऐसा ये चैलेंजेस आपको दिखेंगे। तो जिन बच्चों को थोड़ा ज्ञान में मजा आ रहा था तो आगे होगा मजा, ठीक है। अब मिटा देते हैं इसको, अब आगे बढ़ते हैं। चार्ज एंड मास, कितने बच्चों को बात समझ आई इलेक्ट्रोमाइग्रेशन जो बताई वो?
एक बार हैंड रेज करना जितने बच्चों को इलेक्ट्रोमाइग्रेशन वाली बात समझ आई। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब चार्ज एंड मास आपको इंट्रिंसिक है, ठीक है। एक्सर्ट फोर्स, मास भी फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरे मास पे, बट ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। चार्ज भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है और मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद चार्ज जो आपका दो तरीके का होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ये इनकी डिसिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं। और मास हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मास हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है एक दूसरे को या रिपेल कर सकता है, बट मास हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। यस, यस। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक गिवन यूनिवर्स में नंबर ऑफ चार्ज जो है वो फिक्स रहेगा। सिमिलरली मास भी हमेशा कंजर्व्ड रहता है, अगर ये E=mc² हटा दें तो मास टू एनर्जी, एनर्जी टू मास, ये कंजर्वेशन अगर मान लो इसको भी कंसीडर कर रहे हो तो चार्ज पे तो ये भी नहीं लगता, चार्ज को किसी मास एनर्जी इसमें कन्वर्जन का पॉसिबिलिटी नहीं, चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहेगा। मास का अगर बोले क्या ये हो सकता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मास जीरो होगा। कि एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप बेवकूफों की तरह बोलो कि खाली जगह है, फ्री स्पेस, तो उसमें चार्ज कितना होगा, जीरो होगा, मास कितना होगा, वो जीरो होगा। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट चार्ज जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मास जीरो होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो मैटर है, मैटर है तो इट हैज टू हैव सम मास, इट हैज टू ऑक्यूपाई सम गिवन स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया, समझ आया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। देखो बच्चों अभी हमारे पास 1-2 मिनट है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरे को, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, थोड़ा सा और सुन लो, पता है मुझे थोड़ा पुश कर रहे हो, कुछ बच्चों को नींदें आ रही हैं ना, चाय का टाइम हो चुका है, खेलने का टाइम हो चुका है, घूमने का टाइम हो चुका है, उसका कॉल भी आ रहा होगा, है ना, किसी ना किसी का कॉल वॉल आ रहा होगा, मैसेज वैसेज आ रहा होगा, भाई कितनी देर चलेगी तेरी क्लास, बता दे आज, तू आज बता ही दे। तो ये जो है इन सब भावनाओं से ऊपर उठ के हम 5 मिनट का समय और बिताएंगे ताकि आज की चैप्टर को आज ही क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। तो सबका साथ और सबका विकास इसमें चाहिए होगा बच्चों, लेट्स कंसीडर अगेन, ठीक है। अब अनम्यूट कर लो, कुछ सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर क्या होता है? देखो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की, सीधी सीधी बात है, कंडक्टर तो बहुत सारे होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स विच परमिट्स द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देम, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को फ्रीली परमिट कर दे, आराम से इलेक्ट्रॉन बिंदास उसके अंदर से फ्लो करता हुआ जाए ताकि इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास कर सके, है ना। यानी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर कर सको फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बताओ, अनम्यूट करके ऐसे बताओ सब। सिल्वर भी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, और जिंक हो सकता है। तो मोस्टली मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। अब बात करें गुड कंडक्टर्स ऑफ थर्मल कंडक्टर्स। थर्मल कंडक्टर क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच फ्रीली परमिट द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, थर्मल एनर्जी क्या होती है बच्चों? थर्मल एनर्जी की जब हम बात करते हैं हीट होती है, बट अगर देखो एटॉमिक लेवल पे चले जाएं, ये मैं बना रहा हूं एक ब्लॉक ऑफ मेटल मान लो, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे एटम्स होंगे, एटम्स होंगे बच्चों। अब थर्मल एनर्जी को अगर ट्रांसफर करना है लेफ्ट टू राइट साइड में, तो क्या होगा कि आपका जो है जो लेफ्ट वाला सरफेस है वो गर्म होना चाहिए और राइट वाला थोड़ा ठंडा होना चाहिए कंपैरिजन में। और थर्मल एनर्जी जो होती है दैट इज ड्यू टू मोलिकुलर वाइब्रेशंस या एटॉमिक वाइब्रेशंस, है ना। एटम्स या मोलिक्यूल्स अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी, ठीक है। अब मैंने बोला कि लेफ्ट साइड वाला जो सरफेस है उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और राइट वाले का है टेम्परेचर वो आपका है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये महसूस करोगे कि जो लेफ्ट साइड में जो रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, एटम्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं एटम्स, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से कर रहे होंगे, ज्यादा एम्पलीट्यूड से, सॉरी, ज्यादा एम्पलीट्यूड और ज्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी हाई एनर्जी ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशंस या एटॉमिक वाइब्रेशंस, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है।
फिर ये कोलिजन्स होगा, इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा और एनर्जी आपकी ऐसे ट्रांसफर हो जाएगी ना। ये मान लो 2 एटम्स थे, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ज्यादा टेम्परेचर है तो जल्दी जल्दी और हाई मैग्नीट्यूड से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये कम एनर्जी है तो इनका जो मोलिकुलर वाइब्रेशन होगा वो थोड़ा छोटे स्केल का होगा, यानी कम ऑसिलेट करेंगे। तो ऐसा होता है कोलिजन बिटवीन द एटम्स की वजह से क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी आती है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे आती है बच्चों, कि इसमें इन एटम्स से एसोसिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसके साथ साथ, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटालिक डोमेन के थ्रू ऐसा मूव करते जाएंगे ना। तो मूव, अगर पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या कहला रहा है, ये कौन सा टाइप का कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है भाई। एटम्स में जनरली आपके पास सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली इस डोमेन में मूव कर सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो था वो हो पाया, तो ये कहलाया कि इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर्स। आपके एटम्स एक जगह पे दूसरी जगह पे इजीली वाइब्रेट करके थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो इसको क्या कहा कि वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो इसलिए आप एक चीज नोटिस करोगे कि गुड थर्मल कंडक्टर्स आर जनरली गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आल्सो, है ना, क्योंकि मेटल्स मोस्टली मिलते हैं, मेटल्स में आपका एटम्स भी अच्छे से वाइब्रेट कर पाते हैं, तो थर्मली कंडक्टर भी, और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन भी पॉसिबल होता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी, ठीक है। अब वापिस आ जाओ, इंसुलेटर क्या होंगे, थर्मल इंसुलेटर या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। सम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देम। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, सिरामिक है, रेजिन्स है ना। वैशाली क्या बोला बच्चे, आपने क्या बताया था? सर मैंने नहीं बोला सर आयरन। आयरन नहीं है, आयरन नहीं है, आयरन तो मेटल हो गया, वो गुड कंडक्टर है। जो भी चीजें, जैसे कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर, उसका हैंडल होता है बैकलाइट का होता है, तो दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो प्लास्टिक्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल हीट। जैसे कि आपका पीवीसी है, जो भी वायर के ऊपर कोटिंग होती है, तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है पीवीसी, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। बोलेंगे कूलर चलाना है तो कूलर एक ही बार चलेगा बस, है ना। फोन चार्ज होना है तो फोन एक ही बार चार्ज पे होगा बस, तो क्योंकि वो आप चार्ज हो जाओगे उससे ना, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो पीवीसी जो है, पीवीसी इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ओके, तो हमें समझ आया बहुत सारे मटेरियल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। एज एंड व्हेन वी विल बी लर्निंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, तो बहुत सारे मटेरियल्स की बातें करेंगे। द पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट गुड कंडक्टर्स आर एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एल्यूमिनियम और अपना क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन, है ना, आयरन जो होता है, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इनके बारे में बार बार आएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, तो आयरन का तो इतना जिक्र होगा कि मजा आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब ध्यान रखना है। अब ये चीजें समझ आ गई जो हमने पढ़ा, वो अब लेट समराइज का समय बचा नहीं है। तो आप सबको पता है क्या क्या करा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करा है, चार्ज कितने टाइप का होता है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस है, मेथड ऑफ चार्जिंग अभी नहीं पढ़ा है, वो पढ़ लेंगे। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करी है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात करी है हमने, ओके। तो ये सारी चार्जें, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज की बात करी, तो ये हमने पढ़ा है, राइट। ओके, को व्हाट इज द, हाउ डू वी फील द चार्ज। भाई अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन आ रहा है तो हमें पता चला कि चार्ज है ना। और चार्ज का कोज क्या है, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे जो, वो पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। हमें पता चल गया कि यार फोर्स, अगर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, तो अट्रैक्टिव तो मास की वजह से हो सकता था, बट अगर रिपल्सिव और या एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है, दैट मींस देयर इज सम प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अब उस फोर्स को क्वांटिफाई करेंगे कि कितना फोर्स है तो कितना चार्ज रहा होगा, है ना। तो उनको रिलेट करने के लिए एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ टॉक्स अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस की बात करेगा, ठीक है। तो देखो कूलम्स लॉ का एक बार लिख देता हूं मैं। जो फोर्स होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला ठीक वैसा ही है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने लिखा था, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू घटती चली जाएगी। जैसे जैसे 2 पॉइंट चार्जेस की या 2 पॉइंट मासेस की दूरी बढ़ती है, जैसे पॉइंट मासेस यहाँ दूर जा रहे थे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होता चला जा रहा था। सिमिलरली जब दूरी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे चार्ज का, एक गिवन चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, और अगर ये दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स घट जाएगा, ठीक है। ये के जो है ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसके ऊपर भी बातें करेंगे, क्या है ये, कैसी वेरी करता है, क्या रहेगा, वो टाइम के साथ आपको बताते चला जाऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये दिखा देते हैं आपको, ये भी दिखाई देते हैं। इसके बाद क्लास तो नहीं है ना तुम्हारी? बस तो 2 मिनट रुक सकते हो, 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों मैंने क्या करा, एक चार्ज रख दिया इस दुनिया में। पहले दुनिया थी, दुनिया में कोई भी चार्ज नहीं था। मैंने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हो गया, कुछ फील्ड है, फील्ड बोलेंगे इसको, फील्ड लाइंस बोलेंगे। अभी नाम सुन लो, खाली समय के साथ बताएंगे क्या है। पर अगर एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट की रिपेल? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अट्रैक्ट करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, रुको इसको हटा देता हूँ, एक सेंसर ले गया। तो सेंसर का मतलब होता है टेस्ट चार्ज, नाम सुना है, स्कूल में पढ़ा होगा। यस सर, टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज यूनिट इन मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव नेचर का होगा, है ना, और फोर्स को चेक करने के लिए। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होगा, रिपेल करेंगे क्या अट्रैक्ट? तो देखो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पे शो हो रहा है, वेक्टर। अब जितना दूर जाएगा उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता गया, वेक्टर का लेंथ कम होता जा रहा है रेड कलर का। जितना नजदीक आओगे उतना बढ़ता जा रहा है, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन उतना ही बढ़ता जा रहा है, इन्फिनिटी हो जाएगा ऐसे जाएगा तो, और नजदीक दूर जाएगा तो ये कितना फोर्स, कितना मैग्नीट्यूड। अभी चार्ज 1 था, चार्ज बढ़ा दूंगा, देखो 2 कर दिए तो वो बढ़ गया वेक्टर, 3 कर दिया, 3 पॉजिटिव चार्ज तो और फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे जो हम देखेंगे कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाने से क्या होता है और दूरी घटाने या बढ़ाने से फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन पे क्या होता है, ये हम चर्चा करते हैं किसमें, कौन से टॉपिक में, कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्स लॉ ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ये 5 टॉपिक हम कल कवर करेंगे कल की क्लास में। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज और, ये होता है, क्या है ये लास्ट में लिखा हुआ है, क्या है बच्चों, माइंड मैप है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रॉन की पूरी दुनिया का जो माइंड मैप है यही है। तो हमने अपनी कहानी कहाँ से स्टार्ट करी, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, स्टडी ऑफ रुका हुआ इलेक्ट्रॉन, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी को क्या कहा। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ से कूलम्स लॉ। तो सबसे पहला हम कूलम्स लॉ निपटाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कूलम्स लॉ निपटाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निपटाएंगे। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने आज निपटा लिया। उसके बाद डायरेक्टली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू होकर आप ये चीजें निपटाते हो। तो पहले ये करा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे, फिर ये कंसेप्ट आपके बिल्ट होते चले जाएंगे कि अच्छा ये था, फिर उसके बाद ये था, फिर उसके बाद मैं क्या पढ़ सकता हूँ, फिर क्या पढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको भी अपना गो थ्रू करते रहना साथ साथ में, कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिया, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये कर लिया, फिर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ जाओगे तो फिर इलेक्ट्रिक डायपोल समझने में आसानी रहेगी, टॉर्क क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, गॉस थ्योरम क्या है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। तो माइंड मैप भी आपका जहां भी चैप्टर में अच्छा माइंड मैप मुझे अवेलेबल हो जाएगा, मैं आपको ये भी साथ साथ में शेयर कर दूंगा नोट्स के साथ, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स आपको कुछ चीजें मैं और डिलीवर करना चाहता हूँ। आप एक बार मेरे को अपना उसमें वो भी बता दो कि जैसे आपको शीट्स मिलेगी, जैसे हम चैप्टर, मैंने बोला था चैप्टर स्टार्ट होगा, तो एट द स्टार्ट ऑफ चैप्टर आपको टॉपिक वाइज पिछले 4-5 साल का डेटा बता दिया जाएगा कि भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं। तो आपको हाईलाइटेड रहेगा कि भाई ये टॉपिक करना ही करना है। मान लो आपको फील आ रहा है, अगर आप पढ़ रहे हो, आपको फील आया कि यार ये टॉपिक बहुत हाई प्रायोरिटी है, सर ने जो मुझे क्वेश्चंस दिए हैं उनसे शायद मुझे उतना लेवल पे समझ नहीं आया जितना मैं चाहता था, और मेरे पास अवेलेबल टाइम भी है, तो मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उस पर अटेम्प्ट कर लूँ, ठीक है। तो आपको बिफोर हैंड उस चैप्टर का ये पता रहेगा कि इस चैप्टर को परफेक्टली क्लोज करने के लिए, आइडियलिस्टिकली क्लोज करने के लिए, कि भैया ये मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन गया है आज,
तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी एक दिमाग में बना लेना है, ठीक है। वो मैं आपको समझा दूंगा धीरे धीरे। जैसे कुछ चीजें आज समझ आई कि हाउ टू हाईलाइट द नोट्स, हाउ टू डू द थिंग्स, कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे मैं आपको चैप्टर का टॉपिक लिस्ट शेयर करूंगा, कैसे आप चीज़ों को हाईलाइट करके छोटे छोटे नोट्स बना लोगे। फिर एक रिवीजन स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। रिवीजन स्ट्रेटेजी जब मैं शेयर करूँ, जैसे रिवीजन अभी उस पर काम कर रहा हूँ मैं, तो रिवीजन स्ट्रेटेजी में आपको मैं, जैसे आपको क्लास का नोटिफिकेशन आता है ना कि आपका क्लास इतने बजे है, वैसे ही मैं चाहूंगा कि शायद ये पॉसिबल हो भी जाएगा कि आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में रिवीजन का नोटिफिकेशन भी मैं डाल दूं कि बच्चों आपका ये आज से आज, मतलब जैसे आज है, आज आपका इस चैप्टर का रिवीजन शेड्यूल है, यानी कि अगले 3 दिन तक आप ये चैप्टर रिवाइज करो, इसके नोट्स ये रहे, इसका रिवीजन शीट ये रही, और उसके साथ साथ आप अपने जो क्लास नोट्स है वो रिवाइज करो। तो आपको ये पता है, मैसेज आ गया कि मेरे, और वो मैं प्लान खुद से कर दूंगा आपके लिए, या पहले कम ड्यूरेशन रखेंगे, फिर उसको ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ द चैप्टर, डिपेंडिंग अपॉन द, एक हमारी वो भी होता है, साइंस भी होती है कि हमारी भूलने की भी साइंस होती है, लर्निंग साइंस होती है, उससे फॉरगेट करने का भी एक पैटर्न होता है। तो उसके लिए वेल लेड आउट होता है कि भाई आपको पहला रिवीजन इतने दिन में करना चाहिए, दूसरा इतने पे, तीसरा इतने पे। तो वो सारे नियम कानून लगा के मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दूंगा उसको। तो अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज आए कि बच्चों आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करना है, कब, इस डेट से इस डेट के बीच में, तो आप उसको कर लो, बस कुछ मत सोचो, उसको आप तुरंत कर लो। कहाँ से? क्लास नोट से, रिवीजन शीट से, अपने जो खुद से सेल्फ रिटर्न नोट से, उससे कर लो। तो एट द एंड क्या होगा ना कि आपको सब याद रहने लग जाएगा, आपको कुछ और करना ही नहीं, आपको ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो कर लेना है और फिर हो जाएगा काम, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास यही खत्म करते हुए अब कल की क्लास अगली क्लास में करेंगे, नोट्स आपको शेयर हो जाएंगे, पढ़ लेना, सब बढ़िया, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, डाउट्स है तो स्टे बैक कर लो। आपका बहुत बड़ा बड़ा कुछ लोग सेंटी हो जा रहे हैं भाई, सेंटी नहीं होना है रे। कुछ ज्यादा ही कर रहा है।